इसलिए अगर कहो तो मैं आराम से इस सब में हूर का नाम हटवा सकता हूँ। फैसला आपका है। इंस्पेक्टर शेरदिल ने फेवर दिया। शुक्रिया यार, हूर ने जो किया वो बहुत गलत है और नाकाबिले माफ़ी भी, लेकिन शावेज अंकल और फरवा आंटी मज़ीद आपको एक दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभिहान ने समझदारी से मामला हल किया। बाहर आया तो नौफल वहाँ नहीं था। अभिहान इसके लिए काफ़ी परेशान हुआ। आफ्ताब अली शाह और फुरकान अली शाह को कुछ दिन पहले ही अदालत ने फैसला सुना दिया था। एक भाई को उम्र कैद की सज़ा हुई थी तो दूसरे को फांसी की। इब्रार शाह भी पुलिस की हिरासत में था, लेकिन ना वो जिंदा में था ना मुर्दों में। अपनी मोहब्बत को मौत के घाट उतारने के बाद इसके बाप ने उसे जिस फ्लैट में रखा था नज़रबंद, वो काफ़ी अरसे से वहाँ था और वो वहाँ नशे का आदी हो गया था। और जब पुलिस ऑफिसर ने वहाँ छापा मारा तो उसे बेसुध हालत में गिरफ्तार किया और अस्पताल में एडमिट करवाया। उसका फैसला भी अदालत ने नहीं सुनाया था। मलक पाशा के खिलाफ भी सबूत पुलिस ने इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन वो कहीं ना मिला। कहने वाले यही कहते कि वो रूपोश हो गया है, जबकि हकीकत कोई नहीं जानता था कि वो फ़ौज के कमांडोज के अंडर है। स्पेशल फोर्स मेजर सिकंदर की हिरासत में है। आप ठीक है ना बाबा? मरियम ने कर्नल साहब को सहारा देते उठाकर बिठाया और सूप पिलाते धीरे से कहा तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। बाबा, आप नहीं जानते आपको सही सलामत देखा मुझे कितना सुकून मिला है। मैं बहुत डर गई थी। मरियम ने अपना दर्द छुपाते बाप से प्यार से कहा। बेटा, हमारी फौज से कोई बाजी नहीं ले जा सकता। इन दहशतगर्दों ने मुझे कैद में रखा, टॉर्चर किया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। इनसे मुझे यकीन था कि मेरे बहादुर जवान मुझ तक ज़रूर पहुंचेंगे। पास बैठे कैप्टन रज़ा की तरफ फहरिया नज़र से देखते कहा। वो काफ़ी हद तक अब बेहतर हो गए थे, लेकिन कमज़ोरी अभी भी थी। हकीकत सामने आने पर कैप्टन रज़ा ने मरियम को बाहिफाजत घर पहुंचाया था। बिजली के करंट से वो मुर्दा ज़रूर हुई थी, लेकिन कैप्टन रज़ा की एक्स्ट्रा केयर से वो जल्दी सेहतयाब हो गई थी। हाँ, ये और बात थी कि इतना सब हो जाने के बाद वो यूनिवर्सिटी नहीं गई थी दोबारा और ना ही निदा से मिलने की हिम्मत जता पाई थी। जो भी था वो खुद को कसूरवार समझती थी। कर्नल साहब को मेडिसन लेकर वो दोनों बाहर आए। थैंक यू कैप्टन। मरियम ने दिल से शुक्रिया अदा किया। किस लिए? वो हैरान हुआ। थैंक्स सब के लिए जो मेरे लिए किया। रज़ा को ममनूनियत बड़े अंदाज में कहा। इतनी केयर की मेरे डैड की। मरियम, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन तुम्हारा इरादा गलत ना था, बल्कि तुम्हारी वजह से वो इतना बड़ा गैंग बेनकाब हुआ, वरना ना जाने कितनी लड़कियां इनका शिकार होती। रज़ा ने उसे मज़ीद बात करने से रोक कर कहा। मरियम की आंखें नम हुई। रज़ा इसके करीब आया। क्या वो मुझे माफ़ कर देगी? एक उम्मीद से पूछा। रज़ा ने उसके आंसू साफ किए। जब हकीकत पता चलेगी तो ज़रूर कर देगी। कुछ भी हो, तुम दोस्ती भी तो निभा रही थी। रज़ा ने उसका गिल्ट कम करना चाहा तो उसने इस बात में सर हिलाया। अच्छा, अब चलता हूँ, कल फिर आऊँगा। अगर कोई मसला हुआ तो नंबर है ना, फ़ोन कर सकती हो। रज़ा ने बहुत धीमे और संजीदा लहजे में कहा। मरियम इस बाद में सर हिलाती दरवाज़ा लॉक करते अंदर आई। रज़ा के जाने के बाद मरियम के मोबाइल पर कॉल आई। वो हैरान हुई। हैरियत, अभी तो आप गए? वो वाकई हैरान हुई है। मरियम, मैं सीधा सा बंदा हूँ, घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता। सिंपल एंड स्ट्रेट। यू विल मैरिज मी? बेधड़क बना सांसों लिए रज़ा ने झट से बोल दिया। मरियम हका बका रह गई। कुछ समझ न आया कि क्या जवाब दे। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? किसी डर के तहत पूछा आपने यूँ अचानक। मरियम का दिल धड़कने लगा था। रज़ा के लाभ खुद बहुत ही मुस्कुरा दिए। इसका आप कहना ही उसे सब समझा गया था। इतनी जल्दी नहीं है, सोच समझ कर जवाब देना। गाड़ी स्टार्ट करते वो मुस्कुराते बोला तो मरियम खामोश हो गई। काल बंद हो चुकी थी। एक लम्हे को आंखों के सामने सिकंदर की छवियां उभरी। दिल में जैसे कोई बोझ आन पड़ा हो। एक सर्द आबड़ी जिंदगी ने पहली बार किसी के साथ खिंचा गई थी, लेकिन जो हालात हुए इसके बाद नहीं। मैं इन्हें डिज़र्व नहीं करती और वो तो निदा से मैं इनके रास्ते में भी कभी नहीं आऊँगी। आंसू पूछे। पता नहीं निदा मुझे माफ़ कर पाएगी भी या नहीं। रोने में तेज़ी आ गई। उठकर गार्डन में आ गई। तभी मगरब की अजान हुई। धीरे से आसमान की तरफ दिखा। अजान का जवाब दिया। मैं हमेशा आप दोनों के लिए दुआ करती रहूँगी। आप दोनों हमेशा खुश रहो। आंसू साफ करती वुज़ू बनाने चली गई।
हाथ मारकर सारा खाना दूर उछाला। आंसू जब्त के बावजूद बहते चले जा रहे थे कि जैसे किसी कड़े इम्तहान से गुजर रही हो। विशाल हैरत से हूर को देखे चली गई। खाने की ट्रे उछाली थी जिससे कुछ सालन की छींटे उस पर भी गिरी। हूर झटके से उठी। आपको मेरी कही एक बात समझ नहीं आती? नहीं खाना मुझे कुछ भी निकले जहाँ से। अपना चेहरा दूर करे मुझसे गुस्से और नफरत से कहते उसे होश ना था कि वो क्या बोले जा रही है। हूर जस्ट रिलैक्स, मैं जा रही हूँ। विशाल ने खुद पर जब्त करते कुछ भी कहने से खुद को बाज रखा। ज़मीन पर पड़े सारे बर्तन उठाए, ट्रे में रखे। एक नज़र हूर की पीठ की तरफ देखा। नफ़ी में सर हिलाया। कपड़े साफ करने की गर्ज से वॉशरूम में गई। हूर आंसू पूंछती लेकिन फिर से आंखें नम होने लगती। खटके की आवाज़ पर एक बार फिर गुस्से से बोली, लेकिन इस बार नौफल को सामने पाकर हूर का दिल बहुत बुरी तरह धड़का। क्यों किया ये सब? नौफल गुस्से को जब्त करते धीरे धीरे कदम उठाता हूर के पास आया। हूर सख्त डरी थी। क्या हुआ भाई? डरते डरते पूछा। खबरदार जो मुझे भाई कहा। उंगली उठाते वार्न किया। हूर डर के मारे पीछे हटी। नौफल के गुस्से को वो भांप चुकी थी। क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो गैरों के साथ मिल गई? लहजे में दुख और दर्द बोल रहा था। पल के 1000वें हिस्से में हूर को अंदाज़ा हो गया कि वो सब जान गए हैं। आंखें सर्दी से मीचली। कोई इतना कैसे गिर सकता है हूर कि अपने बहन भाई तुम्हारे लिए पड़ाए हो गए, दुश्मन हो गए? नौफल इसके बहुत पास आया। वो डर के पीछे हटी। तभी नौफल ने पास पड़ा वास उठाकर ज़मीन पर पटा। उससे अपना गुस्सा किसी तरह कंट्रोल नहीं हो रहा था। हूर रोते हुए पीछे हटती चली गई। प्लीज़ भाई माफ़, दहलते दिल से रोते हुए कहा। माफ़? किस बात की माफ़ी मांगोगी? हाँ, तुम्हें माफ़ कर दिया तो क़यामत के दिन नूर को क्या मुंह दिखाऊंगा? कभी नहीं। तुम्हें अपने हाथों से, मैं कहते ही हूर के गले पर हाथ का दबाव डाला। वो जो नूर के नाम पे हैरत में आई थी, गले पर हाथ का दबाव महसूस करते सांसें रुकने लगी। विशाल जो शोर की आवाज़ सुनकर वॉशरूम से बाहर आई। नौफल हूर की सिचुएशन देख साथ घबरा गई। आगे बढ़कर नौफल के हाथों से हूर को छुड़ाना चाहा। क्या कर रहे हैं? प्लीज़ छोड़े इसे। विशाल बामुश्किल नौफल के हाथों से उसे छुड़ा पा रही थी लेकिन नाकाम थी। हूर की आंखें उबल कर बाहर आ रही थी। दरवाज़ा भी लाग था वरना कोई ना कोई ज़रूर आगे संभाल लेता। प्लीज़ नौफल, खुदा का वास्ता है छोड़ दे, वो मर जाएगी। विशाल ने रोते नौफल को पीछे करना चाहा। मर जाने दो, मैं चाहता हूँ ये मर जाए। काश मेरी नूर की जगह यही मर जाती। झटके से छोड़ा। हूर खांसते हुए फ़ौरन पीछे की तरफ हुई। विशाल ने आगे बढ़कर हूर को थपकी दी। इसका सांस बहाल नहीं हो रहा था। मुड़कर रोते हुए एक नज़र विशाल नौफल पर डाली। अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। नौफल का गुस्सा अभी भी कम नहीं हो रहा था। तुम ठीक हो हूर? तसल्ली और हौसला देते पूछा। हूर ने विशाल का हाथ झटका। इस बात पर नौफल को मज़ीद गुस्सा आया। पकड़कर विशाल को बाजू से सर पर किया। तुम इस लायक ही नहीं कि कोई तुमसे हमदर्दी करे। प्लीज़ नौफल, छोड़ दो उसे। विशाल फिर से बीच में आई। छोड़ दूँ इस बदबख्त को? छोड़ दूँ? दांत पीसते वो गुस्से से फनकारा कि विशाल भी सहम गई। जानती हो ना, अब की बार हूर की जानिब गुस्से से मुड़ा कि वो 2 कदम पीछे हटी। वो गोली तुम्हारे लिए थी लेकिन ये जो तुम्हारा चेहरा है ना शूटर, इससे धोखा खा गया और तुम्हारी जगह मेरी नूर चली गई। अब की बार वो रो दिया। रोने में तड़प थी। मिसाल तो सख्ते में आ गई। हूर रोते हुए बैठती चली गई। आज वो तड़प गई। उसे यकीन आया नौफल की बातों पर वो बस रोए जा रही थी। तकलीफ थी कि बढ़ती जा रही थी। अपनी बहन की मौत की वजह बहुत थी। ये सोच दिमाग को झंझोड़ के रख रही थी। पल पल मर रही थी। वो अपना आप ज़मीन पर बोझ लगने लगा। जी आप क्या कह रहे हैं? विशाल अब खुद को छोड़ नौफल की जानिब बड़ी पथराए लहजे से पूछने लगी। यही सच है। उसने गलत काम की। अपनी ज़िद को मोहब्बत के लबादे में ओढ़े हर हद पार कर गई। ये वो नादिया जिसके साथ उसने ये सब मिलकर किया। खुद को बचाने की खातिर उसी ने इसे मारने के लिए शूटर हायर किया। और वो नूर ज़मीन पर बैठता चला गया। दोनों बाजू घुटनों पर रखे वो जब्त के कड़े मराहल से गुजर रहा था। विशाल हिचकियों से रोती नौफल के पास ही टिक गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हूर ऐसा भी कुछ कर सकती है। सारी हमदर्दी और चाहत एक पल में ख़त्म हुई थी। नूर की मौत की जिम्मेदार को वो कैसे माफ़ कर सकती थी? दोनों मियाँ बीवी इस वक्त एक दूसरे का गम बुलाने में तसल्लियाँ भी नहीं दे पा रहे थे। अल्फाज थे कि ख़त्म हो गए थे लेकिन आंसू ना ख़त्म हुए। अभियान कॉरिडोर से गुजर रहा था कि वरवा बेगम से टकरा हुआ।
इन चंद दिनों में वो सदियों की बीमार लग रही थी। आप ठीक हैं? लहजा धीमा था। बामुश्किल मुस्कुराते अस्पात में सर हिलाए इन्हें थामता वो सोफे पर बैठाते अभिहान खुद इनके कदमों में ही बैठ गया। उनके हाथ अपने हाथों में लिए फरवा बेगम के आंसू एक बार फिर से बह निकले। मेरी छोटी मम्मा है ना, आप बहुत बहादुर है ना। अभिहान ने उनके आंसू साफ करते मोहब्बत भरे लहजे में कहा। फरवा बेगम ने सर झुका लिए। कहाँ बर्दाश्त हो रहा था वो बेटी जिसको नाजू से पाला रुखसत करना था। प्यार के साथ मनु मिट्टी में जा सोई थी। दिल में दर्द बढ़ता जा रहा था। अभी बेटा मुझे नूर की कब्र पर ले चलो। ले चलूँगा, बस आप रोई मत। अभिहान ने फिर से उनके आंसू साफ किए। मोबाइल पर कॉल आई तो वो वहीं बैठे बैठे रिसीव कर गया। आप फिर से कॉल थी, सुनकर बंद कर दी। छोटी मम्मा आप वादा करें मुझसे आप रोएंगी नहीं। नूर की रूह को बहुत तकलीफ होगी आपकी इस तरह रोने से। फरवा बेगम ने इस बात में सर हिलाया। माहिर बेटा जहाँ हो वहाँ क्यों खड़ी होगी। फरवा बेगम के अचानक नज़र माहिर पर पड़ी। अभिहान भी चौंका। माहिर आंसू साफ करती फरवा बेगम के पास आकर बैठ गई। आप मत रोएं, आपके रोने से हमें भी तकलीफ़ होती है। और बीजान कहा करती है कि जो रूहें बहुत नेक होती है अल्लाह इन्हें बहुत जल्द अपने पास बुला लेता है। मेरी मम्मा भी कितने कहते कहते माहिर रो दी। आप मुझे चुप करवाने आई और पगली खुद रो दी। फरवा बेगम ने उसको प्यार से गले से लगाया तो वो और ज़ोर से रोने लगी। अभिहान ने नफ़ी में सर हिलाया और बहुत जब्त किया। माहिर के आंसू उसे तकलीफ़ और गुस्सा दिला रहे थे। नहीं आंटी, मैंने अपनी मामा को नहीं देखा, लेकिन वो होती तो आप और बड़ी मामा की तरह ही होती। माहिर ने रोते हुए दिल की बात कह दी। फरवा ने उसे प्यार से थपकी दी। अगर आपका रोने का काम खत्म हो गया हो तो आप ज़रा रूम में तशरीफ़ लाइए। अभिहान उसके रोने पर जब्त से तंज करता वहाँ से उठा। माहिर ने रूठेपन से उसे देखा। जाओ बेटा, कोई काम होगा। फरवा बेगम ने भी माहिर को प्यार से कहा। तब उठते हुए अभिहान के पीछे रूम में आई तो अभिहान कहीं नज़र न आया। पलटी तो अभिहान दरवाजे को लाग लगाकर माहिर के जाना बढ़ा। मिसेस अभिहान की आंखों में समंदर है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब वे जानती हैं अच्छी तरह के ये आंसू इस दिल पर गिरते हैं। माहिर के गालों से आंसू साफ करते करीब होते गंभीर लहजे में कहा तो माहिर का सर झुक गया। मुझे अपनी माँ ही हंसती मुस्कुराती शरारतें करती पसंद है। वही माही जो मेरी ज़िंदगी में बेधड़क घुसती चली आई। रोती मुंह बसोरती ये लड़की मुझे नहीं पसंद। मुंह बिगाड़ कर कहते वो माहिर को हपकार गया। अब दिल दुखे तो बंदा रोए भी ना। मुँह फेरा अब कोई दुख नहीं, सिर्फ खुशियाँ और मुस्कुराहटें। अच्छा इधर देखो मेरी तरफ। अभिहान ने माहिर को कंध से पकड़ा, अपनी तरफ मोड़ा। नाराज़गी हनूज बरकरार थी। शाम को जल्दी आ जाऊंगा और एक सरप्राइज़ के साथ आऊँगा जिसे देख मेरी माँ ही खुशी से झूम उठेगी। थोड़ा और करीब होते बालों की लट को कानों के पीछे रास्ता किया। सरप्राइज़। माहिर की आंखें सरप्राइज़ पर खुल सी उठी। सरप्राइज़ बताया नहीं जाता मेरी जान, शाम तक का वेट करो। और हाँ मैं आऊँ तो मुझे इस हालत में ना मिले। रोती बसोरती समझी। माथे पर प्यार बड़ा बुसा देते हक जताया। माहिर आसूदगी से मुस्कुराई और अस्पात में सर हिलाया। ऐसे ही फर्मा बरदारी दिखाओगी तो कैसे जा पाऊँगा। दिल को बेईमान होते देख बेचारगी से बोला। अब फर्मा बरदारी पर भी गिल्ला न उठे पर कहा। इससे पहले कि मज़ीद कुछ कह दिया अभिहान ने उसके अल्फाज लबू से चुन लिए और वो हक दक रह गई। अपनी तशनगी और दीवानगी लबू के ज़रिए माहिर में उंडेल कर वो अब इसे आज़ाद कर चुका था। माथे के साथ माथा जोड़े आंखें मूंदे दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। जल्दी आऊँगा गंभीर लहजे में कहते वो अपनी सांसों की महक माहिर के पास ही छोड़ गया और वो इसके शहर में जोगड़ी हुई खड़ी रह गई। मुझे सिर्फ इतनी ही फोर्स चाहिए, मेरा ये काम करना है आपने। नोबल फ़ोन पर इंस्पेक्टर शेर दिल से मुखातब था। इतने में मिशाल रूम में दाखिल हुई। दोनों ने ही हूर के मुतालिक तमाम बात अपने तक रखी थी मगर मैं सवाए अभिहान के और कोई ना जानता था। मिशाल को देखकर फ़ोन बंद कर दिया। मिशाल आधे घंटे तक हमें निकलना है, ज़रूरी जगह जाना है। मोबाइल पर मसरूफ़ वो मिशाल को बिना देखे बोला कहाँ। सवार पर हबकी से मिशाल की तरफ देखा। आई मीन हैरियत। यूँ अचानक वो इसकी नज़रों से गड़बड़ा गई। हैरियत ही है, आप तैयार हों, मैं मम्मा को बता कर आया कहते साथ ही संजीदगी से बाहर की तरफ बढ़ गया। मिशाल इसकी चौड़ी पुश्त को देखती लंबी सांस लेती रह गई। ये शख्स इम्पॉसिबल है।
कभी किसी वक्त भी कुछ भी हो जाए पता ही नहीं चलता, और वो इतना बड़ा कदम उठाया न जाने क्या था। विशाल के दिमाग में एक पल को ना सोचा जिस दिन हकीकत खुलेगी तो। 1 मिनट नौफल किसी नादिया का नाम ले रहे थे दिमाग में। जब आका हुआ दिल 120 की रफ्तार से धक्का, ये नादिया कौन हो सकती है, इसका हमसे क्या ताल्लुक है। नौफल से पता चल ही जाएगा, अभी तो रेडी हो जाओ, ये ना हो फिर से नाराज़ हो जाएं। क्या हुआ सर, आप कुछ परेशान हैं। रज़ा सिकंदर के पास बैठा सोच में डूबा आकर चौंका। गहरा सांस हाज की। मलक ने बहुत मार खाई है लेकिन ज़बान नहीं खोली। इतना मैं जानता हूँ, इसके पीछे कोई गैर मुल्की कांधे काम कर रहे हैं, पर मलक मर जाएगा, इनका नाम नहीं लेगा। बहुत सोचते हुए कहा, सर आप अपना कुली आजमाएं। रज़ा ने हल पेश किया। सिकंदर एक नज़र रज़ा पर डाली और सर हस्पात में हिलाता उठा। सर एक बात करनी थी आपसे। जट से मुझे पड़ा है सर, वो मेरा बड़ा होने के नाते आपसे कहना था। थोड़ी झिझक आ रही है लेकिन कहना भी ज़रूरी है। रज़ा थोड़ा झिझक गया। सिकंदर की परेशानी पल बार बढ़े। क्या कहना चाह रही हो, साफ खुल के कहो सर। वो रिश्ता लेकर जाना है आपने, लड़की पसंद काली है, वो भी राज़ी है। माँ हजूर जहाँ है। नहीं, उनसे बात हुई है, उन्होंने आपका बोला है। आप जानते हैं आपके और माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है दुनिया में, इसलिए ये काम भी आपको। तुम्हें लगता है मरियम के साथ तुम खुश रह सकोगे। रज़ा की तकरीर अभी भी जारी थी कि सिकंदर ने टोक दिया, आप जानते हैं। हैरत से पूछा, रज़ा तुम्हें सिर्फ ज़बान से छोटा भाई नहीं मानता, तुम्हारे हर लम्हे का पता है मुझे। कहते आगे बढ़ा के फिर से पलटा, और ये जासूसी नहीं केयर है। बहुत प्यार से कहता। वो नीचे बेसमेंट की जानब बढ़ गया जहाँ मलक को ब्लैक रूम में रखा गया था। अब वो इसे टेलीपैथी के जरिए सब निकलवाने का इरादा रखता था। इस अमल का इस्तेमाल वो बहुत काम करता था, लेकिन जब भी करता अपने मुल्क की हाथा करता था। हद है, अभी कुछ सोचा वहीं सर को पता चल जाता है, बहुत ऊपर की चीज़ है। रज़ा दिल ही दिल में एक बार फिर से सिकंदर से मुतासर होता मुस्कुराया था। गाड़ी ड्राइव करते नौफल की खामोशी को मिशाल नोट कर चुकी थी, लेकिन कुछ भी कहना पूछना ज़रूरी न समझा। 2 घंटे की मुसलसल ड्राइव के बाद अब वो एक नवाही गाँव में पहुंच गए थे। ज़्यादा ना सही, लेकिन कुछ हद तक सड़कें हमवार थी। दिन के बाद अब दोपहर हो चुकी थी। लहलहाते खेत ताहदे निगाह तक मिशाल को बहुत भले मालूम हो रहे थे। वो बाहर देखने में मगन थी कि नौफल ने अपना हाथ उसके हाथ में रखा। मिशाल को तो मानो 100 वाल्ट का करंट लगा था, सांस ही रुक गई। मिशाल धीरे से लेकिन मोहब्बत से पुकारा, और इसी एक पुकार की तो वो दीवानी थी। धीरे से धड़कते दिल से पलट कर देखा, क्या कुछ ना था इसकी आंखों में, और फिर धीमे लहजे में ही वो इसे नादिया से मुतालिक अपने घर और गाँव के मुतालिक बताने लगा। दाजी की मौत पर नौफल की आंखें अश्कबार हुई। शोहर की आंख के आंसू मिशाल को भी तड़पा गए। गाड़ी झटके से रुकी, खुद पर जब्त करता वो मिशाल की तरफ मुड़ा। मिशी, आज मैं ये सब यहाँ ख़त्म करने आया हूँ। जो कहानी नादिया ने शुरू की उसका दी एंड करने आया हूँ, और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बहुत रसान से कहता वो मिशाल को मोतबर कर गया। मैं हमेशा आपके साथ हूँ नौफल, ताहयात अपनी आखिरी सांस तक। पुरयकीन लहजे में कहते नौफल के हाथ पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाया। नौफल पुरसकून हुआ और गाड़ी से बाहर आया। मिशाल भी इसकी तायद में गाड़ी से बाहर निकली, उसके साथ आन खड़ी हुई। दोनों का रुख बड़ी हवेली की तरफ था और दोनों ने एक साथ कदम आगे बढ़ाए। हाँ हाँ, कटेंगे चिड़िया के पार, कटेंगे। वो तड़पेगी, रोएगी। साईं जी पूरे शहर में गुस्से से शोर मचाती अटखेलियाँ कर रही थी। नादिया अपने हुजरे से बाहर निकली और साईं जी को जोर का धक्का दिया। क्या कर रही हैं आप, अभी चोट लग जाती इन्हें। बलाल जामीन ने आगे बढ़कर साईं जी को उठाया। अपनी माँ को लो और निकलो यहाँ से, मुझे इसका वजूद भी यहाँ नहीं चाहिए। सुना तुमने, गुस्से से फनकारी। कटेंगे पार, कटेंगे। रोएगी, तड़पेगी, कोई नहीं आएगा। हाँ हाँ हाँ, साईं जी फिर शोर मचाने लगी। नादिया का पारा हाई हुआ। तुम उसे लेके जाते हो या मैं लेके जा रहा हूँ? प्लीज़ आप कुछ मत कहिएगा इन्हें। आगे बढ़कर साईं जी को थामा। तभी हवा का एक तेज़ झोंका इन्हें छोकर गुजरा। फिर जैसे तेज़ हवाएं चलने लगी। लो, वक्त पूरा हुआ तुम्हारा, साईं जी फिर से बोली थी। बड़ी हवेली की चौखट पर सबकी नज़र उठी। उस्मान साहब अपनी अहलिया के साथ बाहर आए। दरवाजे की तरफ देखे, सबको जैसे सांप सूंघ रहा था।